ओह! अभी मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बोलना है। लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी गर्मजोशी के लिए, आपके प्यार करने के लिए और मुझे स्वीकार करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा अपनी बात एक अस्वीकरण के साथ शुरू करती हूँ और वह अस्वीकरण है कि मैंने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया है कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। हाँ, मैं बोलती हूँ, लेकिन मैं ख़ुद को एक स्टोरी टेलर की तरह ज़्यादा महसूस करती हूँ क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं सबके साथ एक कहानी शेयर करती हूँ। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसकी पूरी तरह से अपूर्ण ज़िंदगी ने उसे वह बना दिया जो वो आज है। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अन्य लोगों को यह एहसास कराया कि यदि आप सोचते हैं कि आपका जीवन कठिन है और आप गिव अप कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका जीवन अनुचित है, तो दोबारा सोचिए, क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप स्वयं के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने लोगों को यह एहसास कराया कि कभी-कभी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती हैं, हम बहुत छोटे होते हैं जो इसे संभाल नहीं पाते। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसे समय के साथ एहसास हुआ कि असली खुशी, सफलता, पैसे, शोहरत इनमें नहीं है, वह तो हमारे अपने भीतर ही है। असली खुशी कृतज्ञ यानी ग्रैटिट्यूड में निहित है। तो मैं यहाँ हूँ और उस महिला की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी अपनी कहानी है, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की कहानी। मैं शब्दों की शक्ति में विश्वास करती हूँ। बहुत से लोग सोचने से पहले ही बोल देते हैं, लेकिन मैं शब्दों का मूल्य जानती हूँ। शब्द आपको तोड़ सकते हैं, वे आपकी आत्मा को नष्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वे आपको हमेशा के लिए नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसीलिए मैं अपने जीवन में सकारात्मक शब्दों के उपयोग का प्रयास करती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ लोग मेरी स्थिति को प्रतिकूलता कहते हैं, मैं इसे अवसर कहती हूँ। वे इसे कमज़ोरी कहते हैं, मैं इसे ताकत कहती हूँ। वे मुझे अक्षम कहते हैं, मैं खुद को अलग तरह से सक्षम कहती हूँ। वे मेरी विकलांगता देखते हैं, मैं अपनी क्षमता देखती हूँ। आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जो इतनी प्रबल होती हैं कि आपका डीएनए ही बदल देती हैं। वे दुर्घटनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वे आपके शरीर को शारीरिक रूप से तोड़ देती है और आपके शरीर को विकृत कर देती है, लेकिन वे आपकी आत्मा को पूरी तरह से बदल देती है। वे घटनाएं आपको तोड़ती हैं, विकृत करती हैं, लेकिन वे आपको आपके सर्वश्रेष्ठ संस्करण में ढाल देती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जो मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ कि वास्तव में मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ वे बता रही हैं कि वे 18 साल की थी जब उनकी शादी हो गई और ये बात वे पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर शेयर कर रही हैं। वे एक बहुत ही रूढ़िवादी बलूच परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, जहाँ अच्छी बेटियाँ अपने माँ बाप को कभी भी ना नहीं कहती। उनके पिता चाहते थे कि वे शादी कर लें और उन्होंने कहा कि यदि इसी में आपकी खुशी है तो मैं हाँ कहती हूँ। पर हाँ, उनकी शादी कभी भी कोई खुशहाल शादी नहीं थी। उनकी शादी के लगभग 2 साल बाद वह एक कार दुर्घटना की शिकार हो गई। उनके पति की आंख लग गई किसी कारण से और उनकी कार खाई में गिर गई। उनके पति कार से बाहर कूदकर खुद को बचाने में कामयाब रहे, जिसके लिए वे खुशी जाहिर करती हैं, लेकिन वह खुद कार के अंदर ही रह गई और उन्हें काफ़ी चोटें आईं। उन्होंने कहा, चोट की लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन डरे नहीं, अब वे बिल्कुल ठीक हैं। उनका दायां हाथ टूट गया था, उनकी कलाई टूट चुकी थी, उनके कंधे की हड्डी और गले की हड्डी टूट चुकी थी, उनकी पूरी पसलियाँ टूट चुकी थी, जिस कारण उनके फेफड़े और लिवर बुरी तरह से ज़ख्मी थे। वे सांस भी नहीं ले पा रही थी। उन्होंने यूरिन और बाउल पर नियंत्रण खो दिया था, इसीलिए वे जहाँ भी जाती उन्हें यह बैग पहनना पड़ता है।
लेकिन उस चोट ने उन्हें और उनके जीवन को एक व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से बदल दिया। उनके जीवन जीने के प्रति उनकी धारणा को बदल दिया। उनकी रीढ़ की हड्डी की 3 कशेरुकाएँ पूरी तरह से कुचल गई और वह पूरे जीवन के लिए अपाहिज हो गई। यह दुर्घटना एक बहुत ही छोटे से प्रांत बलूचिस्तान के बाहर दूर दराज इलाके में हुई थी, जहाँ कोई फर्स्ट एड नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं था। वह पलटी हुई कार के अंदर कहीं नहीं के बीच में थी। बहुत से लोग उन्हें बचाने आए, उनको सीबीआर दिया। लोगों ने उन्हें कार से बाहर निकाला और जब वे उनको कार से बाहर खींच रहे थे, उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में कम्प्लीटली ट्रांजैक्शन महसूस किया। उसके बाद वहाँ डिबेट चल रहा था कि क्या हमें इसे यहीं रखना चाहिए, ये मरने वाली है, हमें कहाँ जाना चाहिए, कोई एम्बुलेंस नहीं है। यहाँ एक 4 पहिया जीप सड़क के कोने पर खड़ी थी। लोगों ने कहा इस जीप के पीछे बिठाओ और अस्पताल ले जाओ, जो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। वे बता रही हैं उन्हें आज भी वह ऊबड़ खाबड़ रास्ता याद है। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। लोगों ने उसे जीप के पीछे बिठाया और उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे एहसास हुआ कि उसका आधा शरीर फ्रैक्चर हो गया है और आधा शरीर पैरालाइज हो चुका है। आखिरकार उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां वह 2.5 महीने तक पड़ी रहीं। उनकी कई सर्जरी हुई। डॉक्टरों ने उनकी बाह में बहुत सारा टाइटेनियम डाला है। उनकी पीठ को ठीक करने के लिए उनकी पीठ पर बहुत सारा टाइटेनियम लगा हुआ है। वे हंसते हुए बताती हैं कि इसीलिए लोग उन्हें आयरन लेडी कहकर बुलाते हैं। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि इन सब चीज़ों का दोबारा वर्णन करना मेरे लिए कितना आसान है। और किसी ने ठीक ही कहा है, जब आप अपनी कहानी बार बार शेयर करते हैं और यह आपको नहीं रुलाती है, इसका मतलब आप ठीक हो गए हैं। तो हॉस्पिटल के बिताए हुए वे 2.5 महीने बहुत ज़्यादा भयानक थे। उन्होंने कहा वे सिर्फ प्रेरित करने के लिए कहानियाँ नहीं सुनाएंगी। वे निराशा की घड़ी में थी। एक दिन डॉक्टर उनके पास आए और बोले, अच्छा, मैंने सुना है कि आप आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन अंततः एक गृहिणी बनकर रह गई। मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है, आप कभी दोबारा पेंटिंग नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपकी कलाई और आपके आर्म्स में इतनी चोट है कि आप दोबारा पेन भी नहीं पकड़ सकती हैं। वे चुप रहीं। अगले दिन डॉक्टर फिर आए। उन्होंने कहा, आपकी रीढ़ की हड्डी की चोट इतनी गहरी है कि आप दोबारा चल भी नहीं पाएंगी। इस पर भी उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। अगले दिन डॉक्टर फिर आए और उन्होंने फिर कहा कि आपकी रीढ़ की हड्डी की चोट और आपकी पीठ में जो फिक्सेशन है, उसके कारण आप कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगी। उस दिन वह बहुत ज़्यादा सदमे में पहुंच गईं। उन्होंने कहा उन्हें 9 साल बाद आज भी याद है कि उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि वो ही क्यों। यहीं से उन्होंने अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू किया कि वह जीवित ही क्यों हैं, उनके जीने का मतलब ही क्या है। वह चल नहीं सकती, पेंटिंग नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन कभी माँ नहीं बन सकती। महिला होने के नाते उनके दिमाग में यह बात बैठी थी कि बिना बच्चे के एक महिला अधूरी होती है और वह जीवन भर एक अधूरी महिला बनकर रहने वाली है। लोग डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि उनका अब तलाक हो जाएगा। उसके साथ यह क्या हो रहा है, वो जीवित ही क्यों है। जब लोग किसी सुरंग से गुजरते हैं तो वह रोशनी की उस किरण को देखते हुए चलते हैं जो उस सुरंग के दूसरी छोर से आ रही होती है। माय डियर फ्रेंड्स, उनके सिचुएशन में एक ऐसा सुरंग था जो उन्हें पार करना था, लेकिन वह रोशनी की कोई किरण मौजूद नहीं थी। उस समय उन्होंने महसूस किया कि शब्दों में वो शक्ति होती है जो आत्मा को ठीक कर सकती है। उनकी माँ ने उनसे कहा, यह समय भी गुजर जाएगा, भगवान जी के पास तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना है। वह नहीं जानती कि वह क्या है, लेकिन ईश्वर निश्चित रूप से सबकी मदद करते हैं। और उस संकट और दुख में किसी तरह वे शब्द इतने जादुई थे कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह हर समय अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रही थी। जो दर्द था उसे छिपाना बहुत कठिन था, लेकिन यह सिर्फ इतना जानती थी कि अगर वह हार मान लेंगी तो उनकी माँ और उनके भाई भी हार मान लेंगे और वह उन्हें अपने साथ रोते हुए नहीं देखना चाहती थी। तो वह क्या था जिसने उन्हें आगे बढ़ाया?
एक दिन उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि मैं जानती हूँ कि हाथ की चोट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अस्पताल की सफ़ेद दीवार और अपने पहने सफ़ेद स्क्रब को देख देख कर मैं थक चुकी हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ और रंग भरना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। मेरे लिए कुछ रंग और एक छोटा सा कैनवस लाएं, मैं पेंट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले पेंटिंग जो उन्होंने बनाई वह उनके मृत बिस्तर पर थी, जहाँ उन्होंने पहली बार पेंटिंग की। वह सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं थी या सिर्फ उनका जुनून नहीं थी, बल्कि वह उनकी थेरेपी थी। क्या अद्भुत थेरेपी, बिना एक सिंगल वर्ड के, जिससे वे अपने हृदय को चित्रित कर सकती थी, अपनी कहानी साझा कर सकती थी। लोग आते थे और कहते थे कि कितनी प्यारी पेंटिंग बनाई है, कितने कलर्स हैं। कोई भी उसमें छिपा दुख नहीं देख पाता था, केवल वह खुद वह दुख देख पाती थी। तो इस तरह उन्होंने अपने 2.5 महीने उस हॉस्पिटल में बिताए, रोते हुए, बिना किसी से शिकायत के या सिसकते हुए, लेकिन पेंटिंग करते हुए। और उसके बाद वे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आईं। हॉस्पिटल से घर वापस आकर उन्होंने महसूस किया कि उनकी बैक और हिप बोन में बहुत से प्रेशर अल्सर्स हो गए हैं और वो बैठने में सक्षम नहीं थीं। शरीर के बहुत सारे इन्फेक्शंस और एलर्जीज़ के कारण डॉक्टर ने उन्हें बेड पर स्ट्रेट लेटे रहने के लिए कहा। 6 महीने या साल भर के लिए नहीं, बल्कि पूरे 2 साल के लिए वे उस बेड में, उस कमरे में पूरी तरीके से कैद होकर रह गईं। खिड़की से बाहर देखते हुए, चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हुए वे सोचती थी कि काश ऐसा वो समय आए जब वे अपने परिवार के साथ बाहर जाएं और प्रकृति का आनंद लें। और यह वो समय था जहां उन्होंने रियलाइज़ किया कि लोग कितने लकी हैं और उनको इसका एहसास तक नहीं है। यही वह समय था जहां उन्होंने रियलाइज़ किया कि जिस दिन वे बैठ पाएंगी, वह अपना दर्द सभी के साथ शेयर करेंगी और उनको एहसास करवाएंगी कि वो कितने धन्य हैं। फिर भी वे खुद को भाग्यशाली नहीं मानते। आपके जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण मोड़ आते रहते हैं। महत्वपूर्ण मोड़, जैसे यहाँ उनका पुनर्जन्म हुआ था, जिसे उन्होंने 2 साल और 2.5 महीने के बाद मनाया। जब वह व्हील चेयर पर बैठने में सक्षम हुई, यही वह दिन था जब उनका पुनर्जन्म हुआ था। वह कम्प्लीटली एक अलग इंसान थी। उन्हें आज भी वह दिन याद है जब वह पहली बार व्हील चेयर पर बैठी थी, यह जानते हुए कि वे इसे कभी नहीं छोड़ेंगी, यह जानते हुए कि वे जीवन भर चल नहीं पाएंगी। उन्होंने खुद को आईने में देखा और खुद से बातें की। आज भी उन्हें याद है कि उन्होंने क्या कहा, कि वे किसी चमत्कार का इंतज़ार नहीं कर सकती, कि कोई चमत्कार हो और वो चलने लगे। वे कमरे के कोने में बैठकर रोते हुए दया की भीख नहीं मांग सकती थी, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। इसलिए उन्होंने समझा कि उन्हें खुद को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसी वे हैं। जितनी जल्दी करेंगी उतना बेहतर। इसलिए उन्होंने पहली बार लिप कलर अप्लाई किया और उन्होंने इसे मिटा दिया और रोते हुए कहा कि क्या कर रही हूँ मैं। एक व्यक्ति जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे। उन्होंने इसे साफ कर एक बार फिर से लिप कलर लगाया और एक बार फिर उन्होंने खुद के लिए लगाया, क्योंकि वे अंदर से परिपूर्ण महसूस करना चाहती थीं। और उस दिन उन्होंने फैसला किया कि वे अपने लिए ज़िंदगी जिएंगी, किसी और के लिए सही व्यक्ति बनने का प्रयास नहीं करेंगी। बस इस पल को लेंगी और उसे खुद के लिए परफेक्ट बनाने का प्रयास करेंगी। और आप जानते हैं यह सब उस दिन कैसे शुरू हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने डर से लड़ेंगी। हम सभी को किसी न किसी बात का डर रहता है। अज्ञात का डर, ज्ञात का डर, लोगों को खोने का डर, स्वास्थ्य का डर, पैसे का डर। हम सभी अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम फेमस होना चाहते हैं, हम पैसे पाना चाहते हैं, हम हर वक्त डरे हुए होते हैं। इसलिए उन्होंने सभी डर एक एक करके लिख लिए और फैसला किया कि एक एक करके इन सभी पर वे विजय पाएंगी। आपको पता है उनका सबसे बड़ा डर क्या था? तलाक। वह इस शब्द को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। वे उस व्यक्ति से चिपके रहने की कोशिश कर रही थी जो अब उन्हें बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन उन्होंने खुद से कहा कि मुझे यह काम करना होगा। जिस दिन उन्होंने तय कर लिया कि यह उनके डर के अलावा कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है, उन्होंने खुद को आज़ाद कर लिया, उसे आज़ाद करके।
और उन्होंने खुद को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना लिया कि जब उन्हें न्यूज़ मिली कि वह शादी कर रहा है तो उन्होंने उसे टेक्स्ट मैसेज किया कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ। और वह यह जानता है कि वे आज भी उनके लिए प्रार्थना करती हैं। उनका सबसे बड़ा डर यह था कि वे कभी माँ नहीं बन पाएंगी और यह उनके लिए काफ़ी विनाशकारी था। लेकिन जब उनको यह एहसास हुआ कि दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं जो केवल अपनापन चाहते हैं, तो यहाँ रोने का कोई मतलब ही नहीं था। बस आगे बढ़ो और एक को गोद ले लो, और उन्होंने वही किया। उन्होंने अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग अनाथालयों में अपना नाम दिया। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे व्हील चेयर पर हैं और बच्चे के लिए ललायित हैं। उन्होंने बस इतना बताया कि वे मुनीबा मज़ारी हैं और एक बच्चे को गोद लेना चाहती हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, जो भी हो, उन्हें बस एक बच्चे को गोद लेना है। और उन्होंने धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया। 2 साल बाद उन्हें एक बहुत छोटे से शहर से फ़ोन आया जिसमें पूछा गया कि क्या आप मुनीबा मज़ारी हैं? हमारे यहाँ एक बच्चा है और क्या आप इसे गोद लेना चाहती हैं? और जब मैंने हाँ कहा तो सचमुच मुझे प्रसव पीड़ा का एहसास हुआ। और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उसे गोद लूँगी, मैं आ रही हूँ उसे घर लाने। और जब वे वहाँ पहुँची तो वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था। उसने मुझे सर से लेकर पाँव तक देखा, जिससे उनके मन में विचार आने लगे कि वो कहने वाला है, यह तो व्हील चेयर पर बैठी है और इस बच्चे के लायक नहीं है, इस बच्चे का देखभाल कैसे करेगी। ऐसा सोचते हुए जब उन्होंने उस आदमी से कहा कि मुझे जज मत कीजिए क्योंकि मैं व्हील चेयर पर हूँ, लेकिन आप जानते हैं उस आदमी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम इस बच्चे की सबसे अच्छी माँ बनोगी, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत भाग्यशाली हो। और वह दिन था 2 साल 2 माह का बच्चा आज 6 साल का हो गया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनके अंदर का एक और बड़ा डर था। यह डर था लोगों का सामना करने का डर। जब वे 2 साल तक बिस्तर पे थी तो उन्होंने खुद को लोगों से दूर रखा। वे दरवाज़ा बंद रखती थी। मिलने से बचने के लिए वह कहती थी कि बोल दिया जाए कि वे सो रही हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वह उस सहानुभूति को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो लोगों के मन में उनके प्रति थी। लोग उनके साथ एक मरीज़ की तरह व्यवहार करते थे। जब वह स्माइल करती थी तो लोग उसे देखते थे और बोलते थे, तुम हंस रही हो, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम बीमार हो? मैं थक चुकी थी ऐसे प्रश्न सुन वैसे कल एयरपोर्ट पर एक महिला ने फिर पूछा था, क्या तुम बीमार हो? तब उन्होंने कहा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अलावा मैं ठीक हूँ शायद। लेकिन वो सभी प्रश्न सच में बहुत प्यारे हैं, लेकिन जब वे बेड पर पड़ी थी तो ये प्रश्न कभी भी प्यारे नहीं लगते थे। इसीलिए वे खुद को लोगों के सामने आने से छिपाती थी, क्योंकि वह लोगों की आंखों में सिंपैथी नहीं देखना चाहती थी। आज मैं यहाँ हूँ आप सभी अमेजिंग लोगों से बात करती हुई, क्योंकि अब मैं अपने डर से उबर चुकी हूँ। क्या आप जानते हैं कि जब आप व्हील चेयर पर होते हैं तो सबसे दर्दनाक बात क्या होती है? वह एक और डर है जो व्हील चेयर पर रहने वाले लोगों में होती है। वे लोग जो अलग तरह से सक्षम हैं उनके दिलों में, लेकिन वे कभी भी शेयर नहीं करते। मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अस्वीकार्यता के कारण लोग सोचते हैं कि उन्हें समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो परफेक्ट लोगों की दुनिया में परफेक्ट नहीं है। इसलिए उन्होंने फैसला लिया है कि विकलांगता जागरूकता के लिए एनजीओ शुरू करने के बजाय वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आएंगी, क्योंकि वे जानती हैं कि एनजीओस लोगों की मदद नहीं कर पाते। उन्होंने लोगों के सामने आकर जागरूकता फैलाना शुरू किया, पेंटिंग करना शुरू किया जो वे हमेशा से चाहती थी। उन्होंने बहुत सारे मॉडलिंग कैंपेन किए, अलग अलग कैंपेन ब्रांड्स के लिए, जैसे टोनी एंड गाय। उन्होंने कुछ बेहद मज़ेदार बाधाओं को तोड़ते हुए मॉडलिंग की है। उनमें से एक जिसका नाम है क्लोन टॉन, जहाँ वे एक क्लोन बनी क्योंकि वे जानती थी कि उनमें भी दिल होते हैं। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि यदि वे सच में कोई परिवर्तन लाना चाहती हैं तो वे खुद का उपयोग पोलियो जैसे अभियानों में नहीं होने देंगी, जहाँ लोग उन्हें दुख और दया के प्रतीक का शिकार बनाएंगे और कहेंगे कि अपने बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाएं, अन्यथा वे इस लड़की की तरह हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि वे राष्ट्रीय टीवी में एक एंकर के रूप में शामिल होंगी, जहां वे पिछले 3 वर्षों से कई शोज़ कर रही हैं।
इसलिए जब आप स्वयं को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, तो दुनिया आपको पहचानती है और ये सब शुरू होता है हमारे अंदर से। Thank you. वे यूएन और महिलाओं के लिए पाकिस्तान की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत बनी और अब वे इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करने के साथ महिला व बच्चों के अधिकारों के लिए बोलती हैं, जो ज़रूरी है। उन्हें 2015 के लिए बीबीसी में 100 महिलाओं में शामिल किया गया था। वे 2016 के लिए 30 अंडर 30 की फोर्ब्स में से एक हैं। और यह सब अकेले नहीं हुआ। आप सभी अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, आपके सपने बड़े हैं और आकांक्षाएं हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि सफलता की राह पर हमेशा हम होते हैं, मैं नहीं। ऐसा मत सोचिएगा कि आप अकेले ही चीज़ें हासिल कर पाएंगे, नहीं। हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति होता है जो आपके पीछे खड़ा होता है। हो सकता है कि वो आपके सामने ना आए, लेकिन आपके पीछे रहकर आपके लिए प्रार्थनाएं करता है, आपको सपोर्ट करता है। उस इंसान को कभी भी नहीं खोना, कभी भी नहीं। यह मायने नहीं रखता कि मैं कितना भी कहूँ कि मुझे कोई हीरो नहीं मिला है तो मैं उनमें से एक बन गई। मैं अभी भी अपने जीवन में उन 3 लोगों को याद करती हूँ जिन्होंने सचमुच मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी, और हर दिन मैं उनसे प्रेरणा प्राप्त करती हूँ। वलीद खान। आतंकवादी हमलों के बारे में हम में से बहुत से लोग जानते हैं। हमने बहुत से लोगों को खोया है, और मैं इसे बहुत भारी मन से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वास्तव में आतंकवाद के इस विशाल प्रकोप में हमने बहुत से लोगों को खोया है। ऐसे लोग बारबेरियंस हैं। वे लोगों को नहीं देखते, वे जानवरों से भी बुरे हैं। उन्होंने लोगों को मंदिर में, मस्जिद में, चर्चेस में और यहाँ तक कि स्कूल्स में भी मारा है। ऐसा ही एक आतंकवादी हमला आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ, जहाँ आतंकवादी एक एग्जामिनेशन हॉल में घुसकर बच्चों पे गोलियां बरसाए। उस दिन उस अटैक में ये ब्यूटीफुल बच्चा वलीद खान, जो मेरा हीरो है, मेरा रियल हीरो, वह भी हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में एक प्रॉक्टर के रूप में मौजूद था, जो छात्रों की देखभाल कर रहा था। वह स्टूडेंट्स पर नज़र रखे हुए था जब आतंकवादियों ने उस पर गोलियां चला दी। 3 गोली उसके चेहरे पर और 5 गोलियां उसके शरीर पर, और वह नीचे गिर पड़ा। उस आतंकवादी हमले के 1 हफ्ते बाद मुझे वहाँ स्कूल में भाषण देने के लिए बुलाया गया था। बहुत भारी मन से मैं वहाँ गई थी और हमने कुछ राष्ट्रीय गीत गाए। मुझे लगा कि शायद मैंने अपना हिस्सा कर लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर यह मुझे मार रहा था। मैं घायल बच्चों को देख सकती थी। बच्चे व्हील चेयर्स पर बैठे आश्चर्य से मुझे देख रहे थे। आगे क्या, हमारी क्या गलती थी? सिर्फ इतना कि हम परीक्षा देने यहाँ आए थे और हमें शूट कर दिया गया। बहुत से लोगों ने, बहुत से बच्चों ने अपने दोस्त खो दिए। उनके क्लास रूम्स खाली थे जब वे अगले दिन क्लासरूम में जा रहे थे। तो यह बच्चा वलीद खान, जो तब हॉस्पिटल में भर्ती था, मुझसे कहा गया कि आपको वहाँ जाकर उन्हें देखना होगा, प्रेरित करना होगा उसे कि सब कुछ ठीक है। और जब मैंने पहली बार वलीद खान को देखा, जो व्हील चेयर पर आ रहा था, पहली बार मेरे सामने, उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसके पैर और हाथ फ्रैक्चर्ड थे। उसने अपने दांत खो दिए थे। वह बात नहीं कर सकता था, वह छींक नहीं सकता था, वह स्मेल नहीं कर सकता था, वह खा नहीं सकता था। और मैं सोच रही थी कि मुझे क्या कहना चाहिए, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। और जब मैं सोच रही थी कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, तब वह प्यारा बच्चा वलीद खान मेरे पास आया और उसने कहा, आप मुनीबा मज़ारी हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, बाजी चलो सेल्फ़ी लेते हैं। और अपने सुंदर टूथलेस स्माइल के साथ वलीद खान और मैंने वह सुंदर सेल्फ़ी ली, जो आज भी मेरे पास है। लेकिन मैं वह दिखा नहीं सकती क्योंकि वह बुरे शेप में था उस समय। और यहाँ ही मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं उसकी डिफ़ॉर्मिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी, वो खुश था अपने साथ, यहाँ तक कि उसे परवाह भी नहीं थी। आज वह उसी स्कूल में जाता है और जब कोई उसे पूछता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, इतने स्कार्स क्यों हैं, तो आपको पता है वह क्या कहता है? ये स्कार्स अवार्ड्स हैं और मैं इन्हें गर्व से धारण करता हूँ।
और वह कितनी खूबसूरती से कहता है कि आतंकवादी चाहते थे कि मैं पढ़ाई ना करूं और मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा और यह उन आतंकियों से बदला लेने का मेरा तरीका है। एक और हीरो, रियल लाइफ हीरो, बेशक मेरा बेटा, जिसका नाम नाइल है, NILE, रिवर नाइल। मैंने इस बच्चे से बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ है धैर्य। जब आप जानते हैं कि आपकी माँ चल नहीं सकती तो कैसे धैर्य रखें। जब आपको पता है कि आपकी माँ अलग है दूसरी माँओं से, जब आपको पता है कि आपकी माँ आपके साथ बाहर जाकर खेल नहीं सकती, कैसे शांत रहें। उसे फ़ुटबॉल बहुत पसंद है और जब हमें पहली बार फ़ुटबॉल मिली, 4 साल का था, वह बहुत उत्साहित था। उन्हें आज भी याद है, वह कमरे में आया और कहा, मॉम चलो फ़ुटबॉल खेलते हैं। बच्चे ने फ़ुटबॉल माँ के पैर के पास रख दी और कहा, चलिए इसे किक कीजिए। उस दिन उन्होंने खुद को असक्षम महसूस किया। उन्होंने कहा कि वो किक नहीं कर सकती। उनके चेहरे पर यही उदासी छा गई। बच्चे ने माँ को ऐसे देखा और कहा, वेल सब ठीक है, आपके पैर नहीं चलते लेकिन आपके हाथ तो ठीक है, आप हाथ से खेल सकते हैं। ये बॉल कैच कीजिए। आपको पता है उस दिन बच्चे ने उन्हें एहसास दिलाया कि जब आप सोचते हैं कि आपका ग्लास खाली है तो गलत, आपका ग्लास आधा भरा है, सब कुछ यही है, बस यही है। अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, महिला जिन्होंने एहसास दिलाया कि हीरोज़ का कोई जेंडर नहीं होता। वह जो मुझ पर विश्वास करती थी तब भी, जब मैं पूरी तरह निराशा के शब्दों में डूबी हुई थी, जहाँ हर कोई चला गया था, तो वह वहाँ थी। और जब मैं बिना कुछ कहे उनकी ओर देखती तो वो मेरी ओर देखती और कहती कि यह गुजर जाएगा, भगवान के पास तुम्हारे लिए कोई बड़ी योजना है और एक दिन देखना तुम कहोगी कि हे भगवान, तो इसलिए भगवान आपने मुझे चुना है। वे कभी मेरे सामने नहीं रोई। उन्होंने हमेशा कहा कि नफरत करने वाले लोग होंगे, असहमत लोग होंगे, अविश्वासी लोग होंगे और तब तुम होगी। उनको गलत साबित करती हुई, और वो महिला है मेरी माँ। मैं जो कुछ भी हूँ उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ, उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू मम्मा, काश आप यहाँ होते। थैंक यू मुझे वह बनाने के लिए जो मैं आज हूँ। आप जानते हैं कि हम इंसानों की एक प्रॉब्लम है, पैसों की समस्या से अलग एक और समस्या जो हमारी खुद की बनाई हुई है। हम हमेशा जीवन में सरलता की उम्मीद करते हैं। हमारे पास जीवन के बारे में अद्भुत कल्पनाएं हैं, चीज़ों को इस तरह से काम करना चाहिए, यह मेरी योजना है, यह मेरे अनुसार चलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने कभी भी व्हीलचेयर पर नहीं रहना चाहा था। व्हीलचेयर पर होने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मैंने हमेशा बड़े काम करने की ख्वाहिश रखी, लेकिन तब मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसके लिए मुझे इतनी बड़ी, इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जहाँ मैं आज हूँ वह एक बहुत बड़ी भारी कीमत है। यह जीवन एक टेस्ट और एक ट्रायल है, यानी कि एक परीक्षा है जिसे कभी भी आसान नहीं माना जाना चाहिए। तो जब आप जीवन से आसानी की उम्मीद कर रहे हो और जीवन आपको नींबू दे, तो आप नींबू पानी बना लें। फिर नींबू के लिए जीवन को दोष ना दें, क्योंकि परीक्षा यानी ट्रायल से सरलता की उम्मीद तो आप कर रहे थे। जीवन में ट्रायल से यानी परीक्षण से आप मजबूत और बेहतर इंसान बनते हैं। जीवन एक परीक्षा है और आप समय के साथ इसका एहसास करते हैं। ये ठीक है कि आप डरते हैं, ये भी ठीक है कि आप रोते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हार मानना यह कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। वे हमेशा कहते हैं कि असफलता कोई विकल्प नहीं है, लेकिन असफलता एक विकल्प होना चाहिए, क्योंकि जब आप असफल होते हैं तो आप ऊपर उठते हैं और फिर असफल होते हैं और फिर आप उठते हैं और यही आपको आगे बढ़ाता है। इसी तरह मनुष्य मजबूत होते हैं। सफलता एक विकल्प है, यह एक विकल्प होना चाहिए, लेकिन हार मान लेना कभी भी नहीं। हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है जिसे हम परफेक्शन कहते हैं।
हम हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम परिपूर्ण बने, हर चीज़ के बारे में हमारे दिमाग में यही छवि रहती है कि परफेक्ट जीवन, परफेक्ट रिश्ता, परफेक्ट करियर, परफेक्ट मात्रा में पैसे जो हमें कमाना चाहिए। मायने नहीं रखता क्या, इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हम सभी परफेक्टली इम्परफेक्ट हैं और यह चीज़ परफेक्टली सही है, परफेक्टली ऑल राइट। आप और हम यहाँ परफेक्ट बनने के लिए नहीं भेजे गए थे। वे लोग जो आपको बताते हैं कि परफेक्ट कैसे बने, परफेक्ट कैसे दिखें, वो लोग तक इम्परफेक्ट हैं और लड़ रहे हैं अपने डर से, इम्परफेक्शन के डर से। मैं परफेक्ट हुआ करती थी। उन्हें आज भी याद है वो कॉम्प्लीमेंट जो उन्हें कई सालों पहले मिला था जब वे चला करती थी। हे भगवान, खुद को देखो, तुम फेयर हो, तुम लंबी हो, तुम परफेक्ट हो, और अब मुझे देखो। केवल परफेक्ट आईज ही परफेक्शन देख सकती हैं। केवल परफेक्ट आईज ही परफेक्शन देख सकती हैं। हाँ, सुंदर आंखें ही सुंदरता देख सकती हैं। आपको अपने दिल की बात सुननी होगी। आपको लोगों के लिए अच्छा दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसलिए परफेक्ट नहीं बनना है क्योंकि दूसरे लोग चाहते हैं कि आप परफेक्ट बने। अगर आपकी आत्मा भीतर से परिपूर्ण है तो यह ठीक है। यही सब कुछ है जो आप चाहते हैं, यही वह सब है जो आपको होना चाहिए। हमारे समाज ने बहुत अजीब तरह के नियम बनाए हैं, पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग, परफेक्ट और बेहतरीन दिखने के अजीब तरह के नियम। हम इस बारे में बहुत अधिक सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, साथ ही हम अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं। आप जानते हैं आपको क्या चीज़ परफेक्ट बनाती है? जब आप किसी को मुस्कुराहट देते हैं, किसी की मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। आप जानते हैं आपको क्या चीज़ परफेक्ट बनाती है? जब आप अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। क्या आप जानते हैं आपको क्या चीज़ परफेक्ट बनाती है? जब आप दूसरों का दर्द महसूस करते हैं, क्योंकि पेन बहुत अच्छा है, क्योंकि यह आपको लोगों से जोड़ता है। लोगों से जुड़ने के लिए दर्द से अच्छा कोई दूसरा माध्यम नहीं है। और यही आज मेरे लिए एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। Today, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दर्द में हूँ और व्हील चेयर पर हूँ। मैं बच्चों के लिए काम करती हूँ। कंपनी के लिए CSR के प्रमुख होने के नाते हम मेडिकल कैंप्स कंडक्ट करते हैं दूर दराज के इलाके में जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ का अभाव है, जिससे कई बच्चों की मौत हो जाती है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है क्योंकि वे जीवित नहीं रह सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें मरने के लिए छोड़ दें। इसलिए हम उन्हें पैसे देते हैं, हम उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट्स उपलब्ध कराते हैं, हम उनकी शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और मैं उन खूबसूरत लोगों के लिए भी काम करती हूँ जिन्हें हम थर्ड जेंडर कहते हैं, हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय। आप जानते हैं क्या चीज़ मुझे उनसे जोड़ती है? वो है मेरी सारी खामियाँ। जब मैं उनके पास जाती हूँ, उन्हें गले लगाती हूँ, तो वे मुझे जज नहीं करते। उनमें से एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त जिसका नाम है बिजली। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम इलेक्ट्रिसिटी हो? अब उन्होंने कहा, नहीं, मैं लाइटनिंग यानी कि आसमानी बिजली हूँ। आसमानी बिजली की तरह मजबूत हूँ। because we have क्योंकि हमारे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बहुत ख़राब है, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उसे इलेक्ट्रिसिटी वाली बिजली कहा जाए। बिजली कहती है कि वह मजबूत है, थंडर यानी गड़गड़ाहट आसमानी बिजली है। जब वह मेरे पास आई, पहली बार जब मैंने उन्हें गले लगाया, उन्होंने कहा, आप एकदम मेरी तरह हैं। और मैंने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल आपकी तरह हूँ। क्योंकि लोगों के लिए हम बहुत अपूर्ण हैं, तो यह अपूर्णता कितनी सुंदर है, और इस अपूर्णता के कारण आप लोगों से जुड़ पाते हैं। तो फिर हम सभी पूर्ण होने के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इसका क्या मतलब है? जब भी मैं जनता के बीच जाती हूँ तो हमेशा मुस्कुराती हूँ। मेरे चेहरे पर हमेशा एक बड़ी कर्तव्य वाली मुस्कान होती है और लोग मुझसे पूछते हैं, क्या आप हर वक्त मुस्कुराते हुए नहीं थकते? क्या राज है इसका? मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि मैंने उन चीज़ों के बारे में चिंता करना बंद कर दिया है कि मैंने लोगों को खो दिया है, मैंने चीज़ें खो दी है, और चीज़ें, लोग जो मेरे साथ रहना चाहिए वो मेरे साथ हैं। और कभी कभी किसी की अनुपस्थिति आपको एक बेहतर इंसान बना देती है। उनके एब्सेंस को संजोइए, यह हमेशा हमेशा एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। हमेशा कहती हूँ कि लोग बहुत भाग्यशाली हैं और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता। आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि किस सेंस में आप लकी हैं। सांस जो अभी अभी आपने लिया वह एक आशीर्वाद है, अपनाइए इसे।
दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा जीवन जीने का सपना देखते हैं जैसा जीवन अभी आप जी रहे हैं। आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। आपकी हर एक सांस जो आप ले रहे हैं उसे गले लगाइए, अपने जीवन का जश्न मनाइए। अपनी मृत्यु से पहले ही ना मरे, हम सब मरे हुए हैं। हम 75 साल तक यह दिन की एक ही रूटीन में जीते हैं और हम इसे जीवन कहते हैं। नहीं, ये जीवन नहीं है। अगर आप अब भी यही सोच रहे हैं कि आप यहाँ क्यों भेजे गए हैं, अगर आप अब भी इस अवधारणा से जूझ रहे हैं कि आप यहाँ क्यों थे, तो आपने अभी तक जीवन नहीं जिया है। आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप पैसे कमाते हैं, आप इसे अपने लिए नहीं करते, वह जीवन नहीं है। आप बाहर जाते हैं, आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, आप उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, आप उनके लिए वो स्पंज बनते हैं जो सारी नकारात्मकता को सोख सके। आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो सुंदर सकारात्मक तरंगे उत्सर्जित कर सकता है। और जब आपको एहसास होता है कि आपने किसी का जीवन बदल दिया है और यदि आपने ऐसा किया और उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, यही वह दिन होगा जब आप जिएंगे। आप हमेशा के लिए जी जाते हैं। हम कृतज्ञता की बातें कर रहे थे कि सारा समय मैं क्यों मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मैं पूरी रात रोती हूँ जब कोई मुझे नहीं देखता, कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे संतुलन बनाए रखना है। और मैं पूरे दिन मुस्कुराती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मुस्कुराऊँगी तो मैं लोगों को मुस्कुराने की वजह दूँगी, जो मुझे देखकर आगे बढ़ते हैं और जो मेरे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहें, यानी धन्यवाद करें, जिससे आपके पास हमेशा और अधिक होगा। लेकिन जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोएंगे कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास सभी चीज़ें नहीं हैं, आपने वो चीज़ें खो दी हैं, तो आपके पास कभी भी चीज़ें पर्याप्त नहीं होंगी। कभी कभी हम उन चीज़ों के बारे में सोचने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो हमारे पास है, हमारे जो आशीर्वाद हैं, उनको हम संजोना भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ और यह मुझे बदकिस्मत बनाता है, लेकिन हाँ, यह कठिन है। यह कठिन होता है जब मैं कहती हूँ कि मैं चल नहीं सकती। यह कहना कठिन है कि जब मैं यह बैग पहनती हूँ, दुख होता है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि कभी हार नहीं मानना ही हमेशा जीने का तरीका है। तो मैं अपनी बात एक बहुत ही संक्षिप्त नोट पर ख़त्म करती हूँ। अपने जीवन को पूरी तरह से जिएं, अपने आप को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें, अपने प्रति दयालु रहें, अपने प्रति दयालु रहें, अपने प्रति दयालु रहें। मैं इस बात को बार बार दोहराऊंगी कि अपने प्रति दयालु रहें, क्योंकि तभी आप दूसरों के प्रति भी दयालु हो पाएंगे। अपने आप से प्यार करें और यह प्यार फैलाए भी। जीवन कठिन होगा, यहाँ उथल पुथल होगा, परीक्षण भी होंगे, लेकिन यह आपको और मजबूत बनाएगा। कभी भी हार ना माने। सच्ची और असली खुशी पैसे, सफलता या प्रसिद्धि में नहीं है। मेरे पास ये सब कुछ है, मैंने ये कभी नहीं चाहा था। असली खुशी कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड में निहित है। इसीलिए आभारी रहें, जीवित रहें, हर पल को जिएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मुनीबा मज़ारी जी, द आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान। यह स्पीच एक बेहतरीन स्पीच है जो ओरिजिनली इंग्लिश में है। इस स्पीच ने करोड़ों लोगों के जीवन को मायने दिए हैं, पर बहुत से लोग इस नायाब स्पीच को सिर्फ इसलिए नहीं सुन पाए थे क्योंकि ये इंग्लिश में है। मैंने कोशिश की कि मुनीबा मज़ारी जी के शब्दों को आसान, सरल हिंदी भाषा में आप तक पहुंचाऊं। भाषा कन्वर्ट करने में मुझसे कहीं कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। ऐसे ही और इंस्पिरेशनल वीडियोस, लाइफ जर्नी और प्रेरणादायक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कर और लोगों तक पहुंचाइए, जो मुनीबा जी का प्रयास है। आप कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और अगले किस टॉपिक में आपको वीडियो देखना है। इसमें आपके सिर्फ कुछ सेकंड्स ही लगेंगे, लेकिन आपके कुछ सेकंड्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।